हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स जय में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट का। इसमें बेसिकली आपको दो फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, जो कि एक ए यूनियन बी है एंड जो दूसरा फॉर्मूला है वो ए यूनियन बी यूनियन सी का है। तो फर्स्टली हम लोग ए यूनियन बी को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा उसका डेरिवेशन जो है वो हम लोग देखेंगे, उसकी प्रूविंग देख लेते हैं। ठीक है, वैसे प्रूविंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आगे के लिए हम लोग को ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे उसकी प्रूविंग। ए यूनियन बी की मैं प्रूविंग बताऊँगा, ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रूविंग सिमिलरली आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ए यूनियन बी की जो प्रूविंग है। ठीक है, फिलहाल ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं यहाँ पे एन ए यूनियन बी। यहाँ पे एन क्या है? एन नंबर ऑफ एलिमेंट है, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर, जो अभी हमने प्रीवियस अभी एक्सरसाइजेज में हमने कार्डिनल नंबर पढ़ा था कि कोई बेसिकली एक सेट होता है, सेट के अंदर जो नंबर एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स की जो टोटल नंबरिंग होती है उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी एक सेट होगा, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसका ये फॉर्मूला है। यानी उसका फॉर्मूला होगा एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है वो एन ए है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ए नंबर ऑफ एलिमेंट ए से नंबर ऑफ एलिमेंट बी को हम लोग ने ऐड किया है और सब्ट्रैक्ट किया है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी से। ये प्रूविंग अभी हम करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं आपको एक एक स्टेप करके एक एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ए यूनियन बी की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हमने यहाँ वेन डायग्राम अगर बनाया, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है और अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इस पूरे सेट की बात कर रहे होते हैं तो अगर हम ये वाला पूरा पार्ट देख लें, ठीक है, इवन कॉमन पार्ट और ए और बी का पूरा पार्ट अगर हम देख लें तो ये जो फिगर रहता था वो आई होप आपको याद होगा। मैंने बताया था इसको वेन डायग्राम में कि ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। किसका है? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है ये। ठीक है, अगर हमें इसको नंबर ऑफ, हमने ये यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन बी में है उसको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमने कैसे लिखा, इसकी बात करेंगे। तो आई होप आपको ये फिगर तो याद होगा ना, ये फिगर तो आई होप आपको याद होगा। अब चलते हैं दूसरे फिगर में। आप इस फिगर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आप अगर इतने पार्ट को देखेंगे, ये वाला जो मैंने लाइनिंग से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वाला पार्ट, अगर सेट ए को, इसी फिगर में ये सेट ए को हम अगर ये लाइनिंग वाला जो पार्ट है अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला पार्ट ए माइनस बी का पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ए माइनस बी का पार्ट रहता है। इधर जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये बी माइनस ए का पार्ट होगा, ये भी मैंने सब बताया हुआ है आपको। ठीक है, और ये जो जहाँ पे कोई भी लाइनिंग नहीं है, ये वाला जो कॉमन रीजन है, दोनों का कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन ये वाला पार्ट, ये ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये किस पार्ट को डिफाइन कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को डिफाइन कर रहा है। अगर आप ए यूनियन बी लेते हैं तो ए यूनियन बी तो ये पूरा फिगर हो जाएगा ना, ये पूरा एरिया, जो पूरा ए का भी एरिया, पूरा बी का भी एरिया। ठीक है, और उसमें दो कॉमन रीजन जो आएगा वो भी इंक्लूड ही रहता है, किसी में भी इंक्लूड रहेगा। तो आप इस पार्ट को ऐसे टुकड़ों में भी आप लिख सकते हो। मतलब ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो a माइनस बी का पार्ट है, ये वाला पार्ट b माइनस ए का पार्ट है, और जो कॉमन एरिया a इंटरसेक्शन b का पार्ट है। ये आप प्रीवियस सभी हमने जो एक्सरसाइजेस बताई हुई है उसमें हमने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो हम ए इंटरसेक्शन बी जो था, ये ए इंटरसेक्शन बी को हम अगर हम इसको न्यूमेरिकल मतलब नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कार्टेशियन नंबर ऑफ, या नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो हमने क्या किया है, इसकी प्रूविंग हम देखने जा रहे हैं। ये चीज़ कैसे आया वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए यूनियन बी को हमने देखिए कैसे लिखा। ये वाला जो पार्ट था ए माइनस बी का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इस कॉमन रीजन जो दोनों ए और बी सेट का जो कॉमन एरिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को मैंने ऐड किया है, प्लस ये बी माइनस ए का जो जहां पे मैंने लाइनिंग किया हुआ है, ये बी माइनस ए वाला एरिया, इसको भी मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए वाले एरिया को सबको मैंने ऐड कर लिया। मतलब मैंने इस चीज को टुकड़ों में बांट दिया, 3 पार्ट मैंने इसके कर दिए। ए इंटरसेक्शन बी आपको पता होगा, इसका वेन डायग्राम पूरा ए का भी पूरा पार्ट और बी का भी पूरा पार्ट कवर्ड होता है इसमें। मैंने उसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगेन मैंने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक और वेन डायग्राम बना दूं, और यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका ए है, ये वाला पार्ट बी है। मैं केवल ए सेट की अभी बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं कहूंगा ए सेट क्या है, तो आप देख सकते हैं ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपका ए सेट को डिफाइन कर रहा है। तो ये पूरा पार्ट आपका क्या होगा, एन ए होगा। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये लाइन वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हैं इधर ये वाला पार्ट आपका क्या डिफाइन कर रहा है, ये पार्ट आपका डिफाइन कर रहा है एन ए माइनस बी को डिफाइन कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एन ए माइनस बी को डिफाइन कर रहा है। और ये कॉमन रीजन जो ये कॉमन पार्ट है वो एन ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं इसको एन ए इंटरसेक्शन बी से ऐड कर दूं तो मेरा आई थिंक एन ए की वैल्यू आ जाएगी ना। तो मतलब क्या है कि एन ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम अगर इन दोनों पार्ट को हम ऐड कर दें तो बेसिकली हमारा एन ए आ जाएगा। यहां पे मैंने देखिए डिफाइन भी किया हुआ है कि एन ए इक्वल टू हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों पार्ट को मैं ऐड कर दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, होंगे वो आ जाएंगे। सिमिलरली मैं ऐसे इसको भी बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो ये क्या होगा, ये अगर आप सेट बी को ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो बी माइनस ए है और ये कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं इन दोनों पार्ट को ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आ जाएगा। यानी हम इसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतनी चीजें कि मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी था, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए था और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं था। तो मैंने इस इक्वेशन को 1 मान लिया। ठीक है, अब मैंने किया क्या कि यहां पे देखिए मेरे पास a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b है। अगर मैं इसको देख लूं तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं एन ए, बट इसको अभी मैं नहीं लिख सकता b माइनस ए को एन बी। क्यों? क्योंकि मेरे पास a इंटरसेक्शन b नहीं है, एक और मुझे एन ए इंटरसेक्शन b चाहिए, बट मैं ऐसे तो ला नहीं सकता। तो मैंने क्या किया इसके लिए कि मैंने क्या किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एन ए इंटरसेक्शन b इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी के लिए मैंने एन ए इंटरसेक्शन b को एक बार ऐड कर लिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं एक बार मैंने इसे ऐड किया है, एक बार मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली क्या लिख दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी जो कि ये पार्ट था, प्लस एन बी माइनस ए जो कि ये पार्ट है। अब मैंने यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किया, एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया। इतना पार्ट हमारा एन ए बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, इतना पार्ट हमारा एन बी बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, और बचेगा क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी बचेगा और ये माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ गया। तो ये वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा
न केवल आपको सेट में बल्कि आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी इस फॉर्मूले से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ है नहीं, आपको फॉर्मूला ही बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अगर हिसाब से आप देख रहे हैं तो आपको बस इसमें फॉर्मूला ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो डेरिवेशन अभी हमने किया है, इसकी प्रूविंग जो हमने किया है, तो इसकी प्रूविंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसके जो इसका ये जो फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बस आपको अगर वेन डायग्राम आता है, अच्छे से आपने सीखा हुआ है, तो आप इसको बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि हमने ए यूनियन बी, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी है, उसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कैसे हमने लिखा, उसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे। और उससे पहले एक और चीज़, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बाई चांस अभी तो यहाँ पे कॉमन रीजन मुझे मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ए सेट है, बी सेट है, इसमें कॉमन पार्ट मुझे दिख रहा है, मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है। बाई चांस कुछ कभी ऐसा भी तो सेट हो सकता है कुछ इस तरीके से, जिसमें कोई भी कॉमन रीजन ही ना हो, कॉमन एरिया ही ना हो, मतलब कोई भी कॉमन पार्ट ही ना हो उसमें। ऐसे सेट भी तो हो सकते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बहुत से ऐसे सेट होते हैं, ठीक है। तो जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उस केसेस में क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इस केसेस में ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो आ जाएगा 5। क्या आएगा? 5। इसका मतलब अब जो हमारा जो न्यू फॉर्मूला जनरेट होगा, ठीक है, अब जो हमारा नया फॉर्मूला जनरेट होगा वो मैं लिख देता हूं, इफ यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ एन ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाए वो 5 आ जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट उसमें कॉमन ना हो। दो सेट हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसके जगह पे ये वाली चीज को हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। एन ए यूनियन बी जो आएगा वो आएगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, एन बी। ये फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। उस केसेस में आपका जो कॉमन एलिमेंट जो इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें थी ये। और चलते हैं अपने नेक्स्ट को फॉर्मूले पे, जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी पे। उसकी प्रूविंग मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रूविंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट होगी तो फिलहाल हम लोग आगे भी तो एक बार पढ़ने ही वाले हैं आईटी के लिए, जो हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आपको बता देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं, तो उससे कोई मतलब भी नहीं बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो दिया हुआ है उसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। आपने क्या किया, इसको सेपरेटली क्या किया, पहले ऐड किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। आफ्टर दैट आपने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए को सब्ट्रैक्ट किया। अगेन आपने फिर ऐड किया नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये आपको फॉर्मूले के तौर पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल अगर आपको इसकी प्रूविंग देखनी भी है तो मैं थोड़ा सा हिंट आपको कर देता हूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप देखिए यहाँ पे एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिंपली अभी जो हमने लास्ट प्रूविंग किया है जो कि था ए यूनियन बी का, ठीक है, उसमें हमने ए यूनियन बी को कैसे लिखा हुआ था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी हमने करके इसको लिखा हुआ था। ये हमारी एक सिंपल सी प्रूविंग थी जो अभी हमने लास्ट में अभी देखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने प्रूव किया था, ये एक फॉर्मूला बन गया था।
अब इसी तरीके से हम सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। हम क्या करें कि ये ए तो इसको सिमिलर एज इट इज रहने दे, बी यूनियन सी को हम अलग ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको ए का यूनियन लेते हैं बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। हम इसको हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। देखिएगा, इसको हम सबसे पहले एन ए लिख सकते हैं, प्लस हम इसको एन बी यूनियन सी लिख सकते हैं, और माइनस कर सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। आफ्टर दैट देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसके आगे इसको एन ए प्लस एन बी यूनियन सी को हम अगेन इसकी तरह ओपन कर सकते हैं, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और अगेन माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। लेट्स से हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब हमारी ये चीज़ें तो सॉल्व हो गई, ये हमें देखिए मिलेगा भी, ये मिला और ये मिला। अभी हमें बाकी और भी चीज़ें हमें चाहिए, ये 3 चीज़ें चाहिए। अब देखिए ये हमें किससे मिलेगा, इससे मिलेगा। हम इसको सॉल्व करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको भी हम इसी तरीके से सिमिलरली सॉल्व करेंगे। देखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। आई होप आपने हमारी प्रीवियस जो प्रॉपर्टीज हमने कराया था वो आपको याद होगा। हमने क्या किया है, इसको ओपन किया है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन था, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस फॉर्म में मैंने इसको ओपन कर दिया। सिमिलरली अगेन मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सपोज लेट्स से इसको एक्स बोल देता हूँ, इसको वाई बोल देता हूँ, और इसी अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा, कुछ भी लेट नहीं कर रहा, सिमिलर मैं ऐसे ही ओपन करूँगा। इसको देखिए, ये था हमारा फर्स्ट टर्म, प्लस देखिए ए यूनियन बी अगर होता है तो ये फर्स्ट वाला अगर ए है तो हम इसको एन ए लिखते थे, फिर प्लस इसको हम एन बी लिखते थे। सिमिलरली हम इसको भी एन ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे, ठीक है। फिर माइनस लगाते थे, फिर हम एन ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसी अकॉर्डिंग इसको लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब हम इसको रिपीट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं इसको, प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन हमारा बी के साथ है, फिर ए का इंटरसेक्शन हमारा सी के साथ है। ए का अगर हम इंटरसेक्शन देखेंगे बी के साथ तो ये वाला पार्ट होगा, ए का इंटरसेक्शन अगर हम बी के साथ देखेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, ए का इंटरसेक्शन अगर हम सी के साथ देखेंगे तो आई होप ये वाला पार्ट होगा, और अगर आप इन दोनों का कॉमन एरिया देखेंगे तो ये इतना पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट जिस पे हमने डार्क कर दिया है, ये वाला पार्ट आपका होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। और आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों का कॉमन पार्ट है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है। तो हम इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये हमारा, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया है, और उसके बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वो ये आया है, ठीक है, वो ये आया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा था वहाँ हम इसको पुट कर देते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी को हमने क्या लिख दिया है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस, इसके अंदर के सारे हम टर्म इसको ऐसे लिखेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने लिख दिया। अब माइनस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को मैं पहले लिख ले रहा हूँ,
फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी को हम बाद में लिख रहे हैं, फिर माइनस हम चाहे तो इसको सी इंटरसेक्शन ए भी बोल सकते हैं, तो हम इसको सी इंटरसेक्शन ए बोल दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें वही हैं, सिमिलर है। माइनस सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये चीज़ बिल्कुल सिमिलर यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे इसका करेंगे डेरिवेशन या प्रूविंग, हम इसकी जो किया है मैंने, ये है इसकी प्रूविंग। मैं इसको बताने वाला था नहीं, बट समझाने के चक्कर में मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है। फिलहाल कोई बात नहीं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेनली आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस इस फॉर्मूले पे भी करना है और इस फॉर्मूले पे भी करना है। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों बस फॉर्मूले का यूज़ करना है और यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं फॉर्मूले बेसिस पे सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस लेके मैं आपको और कुछ भी समझा देता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। एक मिनट, इतनी स्पेस काफ़ी है। देखिएगा, जो यूनियन होता है ना, ये जो यूनियन है ये क्यों हम कब यूज़ करेंगे थ्योरिकल पोर्शन में, अगर हमारे पास और का सेंस आ जाए या आइदर और का सेंस आ जाए, आइदर और, ठीक है, या आइदर और का सेंस आ जाए। मतलब कि आपको मैंने बताया था और को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो और किस केसेस में आता है, इसमें कैसे, सॉरी यूनियन किस केसेस में आता है। अगर सपोज हमने ए यूनियन बी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उस केसेस में उसमें जो एलिमेंट होते थे, एलिमेंट इस टाइप से होते थे कि वो एलिमेंट आइदर ए सेट से बिलोंग कर सकते थे या तो आइदर वो बी सेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। और उसमें ऐसे एलिमेंट भी आ सकते हैं जो दोनों सेट में हो सकते हैं। मतलब इसमें जो एलिमेंट आते थे वो या तो ए सेट के होते थे या तो बी सेट के होते थे, हो सकता है कुछ कॉमन एलिमेंट दोनों सेट में भी हो, ठीक है। तो ये केसेस होता था यूनियन के केसेस में। अब इंटरसेक्शन के केसेस में एंड नाम से यहाँ पे जाना जाएगा, एंड वर्ड आएगा। एंड वर्ड आने का मतलब क्या हो जाता है, और मतलब कि वो ए सेट से भी बिलोंग करे और बी सेट से भी बिलोंग करे। मतलब इसमें हम ऐसे एलिमेंट लेते थे ए इंटरसेक्शन बी के केस में, जो क्या होता था, वो ए सेट से भी बिलोंग करता था, एंड वर्ड जोड़ते थे हम लोग, और वो बी सेट से भी बिलोंग करता था। मतलब इसमें क्या होता था, कॉमन एलिमेंट होता था जो दोनों सेट में आना चाहिए था, कॉमन एलिमेंट होता था जो दोनों सेट में आना चाहिए था। बट यूनियन के केस में क्या होता था कि उसके एलिमेंट या तो सेट ए से बिलोंग करते थे या तो वो सेट बी से बिलोंग करते थे, ठीक है, और हो सकता था वो दोनों से भी बिलोंग कर जाए। लेकिन इस केसेस में केवल वही एलिमेंट लिखते थे हम लोग जो केवल और केवल दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट जो होते थे उन्हीं को हम लोग केवल लिखते थे। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, अभी हम आगे चल के इसको समझ लेंगे। आई होप आपको ये दोनों प्रूविंग समझ में आ गई होगी और इसके फॉर्मूले भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको अगर नोट करना है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। इस एग्जाम्पल में इसमें है इफ एक्स एंड वाई आर द टू सेट, एक्स और वाई करके दो सेट्स हैं, सच दैट, इस टाइप से हैं, ठीक है, कि x यूनियन y हैज 50 एलिमेंट्स। इट्स मीन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि x यूनियन y में हैं वो गिवन है। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y में जो एलिमेंट्स के जो नंबर्स हैं, दे आर 50 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x यूनियन y, ठीक है। If x and y are the two sets, x and y दो सेट हैं, such that x union y has 50 elements, इसमें 50 एलिमेंट है x union y में, and x has 28 elements. It means the number of elements which is present in set x, ठीक है, that is 28. 28 elements are present in set x में present है, ठीक है। And y has 32 elements. It means there are 32 elements present in y. हमसे क्या पूछ रहा है, how many elements does x intersection y have?
x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि इसने तो कुछ भी कहा ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्चुअल में है ही नहीं। उसने बस थ्योरी में हमें वो सारी चीज़ें गिवन दे दी है जो हमें नीड है, जिसकी हमें नीड है। ठीक है, आप इसको तो आप बहुत इजीली कर भी सकते हैं। आपको फॉर्मूला ही दिख गया होगा कि यहाँ पे अगर आप जो फर्स्ट हमने प्रूविंग किया था जिसमें था x यूनियन y का एक फॉर्मूला होता है x प्लस एन y माइनस एन x इंटरसेक्शन y। ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूले से इसने क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पे सब कुछ गिवन है कि x यूनियन y में 50 एलिमेंट्स है, देयर आर 50 एलिमेंट्स इन x यूनियन y एंड x सेट है उसमें देयर आर 28 एलिमेंट्स, इसमें 28 एलिमेंट्स हैं, और y सेट है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, देयर आर 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन y सेट। एंड x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये हमें पूछ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इसको इस साइड में ले आएंगे x इंटरसेक्शन y, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आई होप 60 आना चाहिए ना, 8 to 10, हाँ 60 माइनस 50 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये x इंटरसेक्शन y में आपके पास यहाँ पे 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। ठीक है मतलब कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो कि है एग्जाम्पल नंबर 24 ऑफ NCERT, आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सबके पास NCERT बुक तो होगी ना, अगर नहीं है तो प्लीज़ उसको खोल लिया करो यार। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये मैंने क्या पढ़ लिया। अच्छा, 24 नंबर क्वेश्चन ये है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में देयर आर 20 स्टूडेंट्स, वहाँ पे 20 टीचर्स। ठीक है, एक स्कूल में देयर आर इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, तभी मैंने कहा 20 स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, देयर आर 20 टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ठीक है, एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ाते हैं ए और बी। आपको समझ में आ रहा होगा, यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट या तो सेट ए या तो सेट बी से बिलोंग कर रहा है तो वो ए यूनियन बी का केस होगा। ठीक है, और केस आने का मतलब वो ए यूनियन बी की बात कर रहा है। पॉइंट बी नोटेड। ठीक है, और आया है और मतलब ए यूनियन बी बोल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप छोटे छोटे पॉइंट को नोट डाउन कर लो, अगर आपको इन फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत होगी तो आप समझ जाओगे। ठीक है, यूनियन के केसेस में हमेशा और या फिर ऐसे रिलेटेड कुछ वर्ड होंगे जो और से रिलेट कर रहा होगा, ऐसा कुछ कहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं जो कि या तो मैथ पढ़ाएंगे और मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, या तो मैथ पढ़ाएंगे या तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो आप थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, लेट एम डिफाइन द टीचर्स हु टीचर्स मैथ एंड पी डिफाइन द टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स। ठीक है, तो ये आप ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं, आई होप। ठीक है, मैंने बोल दिया, लिख ही लेना। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो हम इसको अगर रिप्रेजेंट कर लें तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स मैथ और फिजिक्स, उनके जो नंबर्स हैं दे आर 20 टीचर्स हु टीचर्स आइदर मैथ और फिजिक्स। ठीक है, ऑफ दीज, उन टीचर्स में से, जो यहाँ पे 20 टीचर्स हैं, उन टीचर्स में से 12 टीचर्स मैथमेटिक्स। 12 ऐसे टीचर्स हैं जो कि ओनली मैथमेटिक्स को टीच कर रहे हैं। ओनली नहीं लिखा है ना, हु टीचर्स मैथमेटिक्स, जो कि 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ओनली वर्ड नहीं लिखा है, ओनली लिख देता तो बात कुछ और हो जाती। ठीक है, आप पॉइंट को नोट करिएगा। 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स आर 12। ठीक है, एंड आगे पढ़ते हैं। एंड 4 टीच
बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये तो इंडिया का रूल है, एक टीचर 4 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 4 ऐसे टीचर्स हैं जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। 4 ऐसे टीचर्स हैं जो कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा एंड मतलब कॉमन टीचर्स हैं जो कि दोनों में हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं। 4 टीचर्स आर कॉमन जो कि दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। इंटरसेक्शन का केस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मतलब अगर सेट ए से भी बिलोंग करे, सेट बी से भी बिलोंग करे, तो दे आर कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो दोनों में है तो वो कॉमन होंगे। तो 4 टीचर्स ऐसे हैं जो कि फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, सॉरी मैथ भी पढ़ा रहे हैं और फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, चाहे आप फिजिक्स और मैथ बात वही है। तो कितने टीचर्स हैं, आई होप 4 है ना, हाँ 4। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, कितने लोग हैं जो कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स, जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वो वैसे कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स अलग होता है, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर अलग होते हैं। केवल की बात हो जाएगा तो उस केसेस में, जैसे कि अगर आपसे बोल दे कि हाउ मेनी टीचर्स हु टीचर्स ओनली मैथ, ठीक है। ओनली के केस में क्या होने वाला है, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। ओनली मैथ अगर कह देता तो पता आपको क्या करना होता, आपको नंबर ऑफ टीचर्स m-p करना होता। मतलब कि वो टीचर्स जो केवल मैथमेटिक्स से बिलोंग करें, वो टीचर फिजिक्स के नहीं होने चाहिए, वही केवल मैथ पढ़ाए, मतलब कि m-p की बात कर देगा। और इस केसेस में आई होप आपने हमारी लास्ट वीडियोस को देखा होगा और मैंने इसको अच्छे से बताया कैसे इसको करना है। ओनली फिजिक्स अगर बोल देगा तो क्या होगा, ओनली फिजिक्स के केस में भी आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ टीचर्स फिजिक्स में से m को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो p माइनस m वाला जो केस होगा वो ओनली का केस होता है। ओनली वर्ड, एक छोटा सा वर्ड सवाल को चेंज कर देगा, क्वेश्चंस को चेंज कर देगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभी तो हमारा ये केस नहीं है, हमें केवल बताना है फिजिक्स कितने लोग पढ़ाएंगे। तो आई होप ये भी उसी फॉर्मूले से रिलेट है, आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं करना है यार। देखो n, ये क्या मैं बच्चों वाला बता रहा हूँ, खुद ही आप लोग इतने होशियार हो गए, ठीक है। ठीक है, फॉर्मूला तो पता ही होगा, अभी प्रूफ किया था, ठीक। अब m इंटरसेक्शन p है, ये है 4 और बाकी ये है 20, ये 12 है। बाकी हमें यही निकालना है फिजिक्स में कितने लोग होंगे, और इसमें कॉमन जो थे वो है 4, ठीक है। आप इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको ऐड कर दो, तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स, तो देयर आर 12 टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स ना। 8 बचेगा, आएगा, ऐड हो जाएगा, वही आएगा, ठीक है। सही किया ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलो, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में तो है भी नहीं कुछ, वही इसी फॉर्मूले बेस से क्वेश्चन पूछा गया। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, सबको समझ में भी आ गया होगा। तो कुछ वर्ड है जिस पे आप ध्यान देना, और वर्ड जो कि यूनियन की बात होती है, एंड वर्ड इंटरसेक्शन की बात होती है। बाकी तो सब कुछ उसने मुंह खोल खोल के बोल ही दिया है कि मैं हूँ इंटरसेक्शन, मैं हूँ यूनियन, मैं हूँ मैथ का टीचर, मैं हूँ फिजिक्स का टीचर, उसने सब अपने मुंह से खोला हुआ है। कुछ भी ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं दिखा मेरे को कि जो कि कुछ मतलब जो हिडन रखे कुछ चीज़ों को, जैसे नहीं बहुत मतलब टिपिकल लैंग्वेज कुछ ऐसी नहीं थी। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ओनली, और मैंने बताया अगर ओनली मैथ होगा तो क्या होगा, ओनली फिजिक्स होगा तो क्या होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो कि है 25 नंबर एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन अ क्लास 35 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, एक क्लास है 35 स्टूडेंट की, जिसमें 24 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट,
जिसमें 25 स्टूडेंट जो हैं, 25 है ना, सॉरी 24 स्टूडेंट्स जो हैं हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, 16 हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, 24 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ठीक है। हर एक स्टूडेंट कम से कम, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे देयर आर 35 स्टूडेंट, और उसमें से हर एक स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलता ही खेलता है, खेलना पसंद करता है, ठीक है। 35 स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट में से इन्होंने ये वर्ड लिख दी, ये लाइन जो लिखा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना क्वेश्चन का, वो ये लाइन है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, ठीक है। हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम तो खेलेगा, ठीक है। दोनों में से कम एक गेम तो खेलना ही खेलना है उसको, ठीक है। मतलब दोनों भी खेल सकता है, एक गेम तो खेलेगा ही। 35 स्टूडेंट इंक्लूड हैं, दे आर 35 स्टूडेंट एंड सभी के सभी इंक्लूड हैं, सब ना कुछ क्खेलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप देखें तो हमसे देखा जाए क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, कैसे ऐसे कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता है कि हर एक स्टूडेंट खेल रहा है, मतलब 35 स्टूडेंट के 35 स्टूडेंट खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलें चाहे वो फुटबॉल खेलें, ठीक है। ये हमें कहा गया है। तो अगर हम देखें तो अगर हमें थ्योरेटिकली लिखना हो तो इन अ क्लास 35 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, इट मीन देयर आर द 35 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले आइदर क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। या तो वो क्रिकेट खेलेंगे या तो फुटबॉल खेलेंगे और बहुत, ठीक है, और हो सकता है दोनों खेले, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लेट सी को हम डिफाइन कर देते हैं, C is the set of student who likes to play cricket and F is the set of student who likes to play football, ठीक है। हमने C को डिफाइन कर दिया। C एक ऐसा सेट है जिसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एंड F ऐसा सेट है जिसमें वो स्टूडेंट आएंगे जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आप लिखना चाहो तो थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, C is the set represented who likes to play cricket, ठीक है। F is the set of the student who likes to play football और C is the set of the student who likes to play cricket। आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं लिखना, हमें जो लिखना है वहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्वेश्चन गया है। 25 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जो कि क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पे ओनली क्रिकेट नहीं कहा गया है, यहाँ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो देयर आर 24 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, एंड अगर आगे हम पढ़ें तो 16 लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, देयर आर 16 स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है, जो कि फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आगे चलते हैं, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, हर एक स्टूडेंट कम से कम उन दोनों में से एक गेम तो खेलता ही खेलता है। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन दिया है, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास 35 स्टूडेंट थे इस क्लास में, उस 35 स्टूडेंट हैं, उन 35 के 35 स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल ही रहे हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट C यूनियन F, मतलब कि वहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 35 हो जाएगी। ये 35 जो यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, या तो वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, या तो वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, या तो हो सकता है वो दोनों खेल रहे हों, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों सेट में हो, लेकिन वो एक बार लिखे जाएंगे। तो ये चीज़ इस लाइन से बताया गया है और ये हिडन था, ठीक है। ये यहाँ पे समझना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन थी। इसी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ पीछे के दो क्वेश्चन से। बाकी पीछे के तो दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, बट ये क्वेश्चन इस लाइन की वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो गया इस क्वेश्चन के, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे देखते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। बोथ हैंड से सेंटेंस जुड़ गया ना, तो वो इंटरसेक्शन की बात हम हमसे पूछना चाह रहा है। बताइए C इंटरसेक्शन F में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो कि दोनों चीज़ें खेल रहे हों। तो आप देख सकते हैं ये भी सिमिलर वही फॉर्मूला है जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं।
ये हो जाएगा C यूनियन F प्लस ये माइनस C इंटरसेक्शन F। सिमिलर फॉर्मूला, आपको इसकी वैल्यू पता है 35 है, ये हो जाएगा 24 प्लस 16 माइनस C इंटरसेक्शन F। हम इसको इस साइड में रख देते हैं। अब बाकी इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 40 आएगा ना, माइनस 35। इट्स मीन देयर आर 5 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलना पसंद कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आप एक बार और क्वेश्चन को समझना चाहें तो मैं समझा देता हूँ। एक क्लास में 35 स्टूडेंट थे, जिसमें से 24 स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते थे, 16 स्टूडेंट फुटबॉल खेलना पसंद करते थे, और हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलना पसंद करता था इन दोनों गेमों में से। जितने भी स्टूडेंट थे क्लास में, उसमें से दोनों में से कुछ मतलब दोनों में से कोई ना कोई गेम हर स्टूडेंट खेलता था। तो 35 स्टूडेंट थे। इस लाइन का मतलब था कि हमने ए इंटरसेक्शन यू की वैल्यू आपको सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू हमने आपको बता दी। ठीक है, ये इंडिविजुअली हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको 35 स्टूडेंट हमने बताया हुआ है वो और कुछ नहीं है, वो हमारा सी यूनियन एफ है। ठीक है, सी यूनियन एफ है। ठीक है, और आगे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि बहुत क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलेंगे। आपको तो ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा कि निकालना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में एंड ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इजी वैसे। ठीक है, बट ये लाइन कुछ स्टूडेंट को हो सकता है प्रॉब्लम कर दे, तो यही लाइन इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन में, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो था नहीं। बाकी फॉर्मूला तो सेम ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। ठीक है, तो इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, एक स्कूल में 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया, 400 स्टूडेंट का सर्वे किया गया। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 स्टूडेंट जो थे उनको लिस्ट किया गया एप्पल जूस लेते हुए। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ऑरेंज जूस जिन्होंने लिया, टेकिंग ऑरेंज जूस, जो कि ऑरेंज जूस ले रहे थे। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, और 75 ऐसे लोग थे जिन्होंने एप्पल जूस भी लिया और ऑरेंज जूस भी लिया। ठीक है, वट लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने न ही एप्पल जूस लिया और न ही ऑरेंज जूस लिया, ये हमसे पूछ रहा है। एक बार ध्यान से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक सर्वे किया गया 400 स्टूडेंट का एक स्कूल में। ठीक है, in a survey of 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice. Let A be the set of students who are listed as taking to apple juice. आप लिख सकते हैं A उन सेट को बोल सकते हैं जो कि एप्पल जूस लेते हुए लिस्ट किए गए, वो उन स्टूडेंट को बोल सकते हैं। एंड जो B एक सेट है, B is the set represented who represent the student who are taking as orange juice. ठीक है, who are listed to as taking to orange juice. ठीक है, B ऐसे स्टूडेंट है जो कोई ऑरेंज जूस जिनको लेते हुए लिस्ट किया गया। एंड 75 स्टूडेंट आर एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस। हम इन दोनों सेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये एप्पल जूस को डिफाइन कर रहा है, जिन लोगों ने एप्पल जूस जिन स्टूडेंट ने लिया उसको डिफाइन करेगा। बी साइड जिन स्टूडेंट ने ऑरेंज जूस लिया है उनको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग द एप्पल जूस, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर listed as taking apple juice, तो वो कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट्स हैं। और 150 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ऑरेंज जूस लिया हुआ था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जो स्टूडेंट्स होंगे वो उन्होंने ऑरेंज जूस लिया हुआ था। एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड एज वेल एज ऑरेंज जूस, और 75 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने एप्पल जूस भी लिया और ऑरेंज जूस भी लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एज वेल एज आ जाए या एंड आ जाए, दोनों सेम वर्ड रहते हैं। बोथ एज वेल एज ये भी सही है,
बॉथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, दोनों जिन्होंने लिया था वो ऐसे 75 स्टूडेंट्स थे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर, ठीक है, टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। एप्पल जूस को हमने ए सेट से डिफाइन किया था। अगर हम ए उन स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है जिन्होंने एप्पल जूस लिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन करेगा, जिन्होंने एप्पल जूस नहीं लिया है। बी उन सेट को डिफाइन करेगा जिन स्टूडेंट ने ऑरेंज जूस लिया है, तो बी कॉम्प्लीमेंट किस सेट को डिफाइन करेगा, जिन्होंने ऑरेंज जूस नहीं लिया है। तो कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने न ही और एप्पल जूस लिया और न ही ऑरेंज जूस लिया, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है आपसे। समझ में आया? ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट थी जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बाकी तो सब इजी है। एक सर्वे किया गया जिसमें 400 स्टूडेंट थे, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लिस्ट किया गया एप्पल जूस लेते हुए, 150 ऐसे थे जिनको ऑरेंज जूस लेते हुए लिस्ट किया गया, ठीक है। 75 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि दोनों एप्पल जूस और ऑरेंज जूस जिन्होंने लिया था। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने न ही एप्पल जूस लिया और न ही ऑरेंज जूस लिया। ए सेट उन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि स्टूडेंट ने एप्पल जूस लिया था, बी उनको रिप्रेजेंट कर रहा था जिन्होंने ऑरेंज जूस लिया था। तो एप्पल जूस न लेने वाले स्टूडेंट होंगे ए कॉम्प्लीमेंट और ऑरेंज जूस न लेने वाले स्टूडेंट होंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा जो कि जिन्होंने ना ही एप्पल जूस लिया है ना ही ऑरेंज जूस लिया है। तो बेसिकली हमें यही फाइंड करना था। थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान दे दें, क्योंकि नाइदर नॉर के केसेस में अगर आ जाता है तो कभी भी अगर नाइदर नॉर का केस आता है, ठीक है, नाइदर नॉर, ठीक है, ये केस आएगा तो आप समझ जाइएगा ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, इसकी बात हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, हमें पता चल गया, ठीक है, क्या क्या गिवन है ये तो हमने समझ लिया, बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको याद होगा, हमने प्रॉपर्टीज में इसको कराया हुआ है। और ये अगर हमें किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है तो बेसिकली हमें उसको क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट से उस सेट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हमें पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है यहाँ पे, तो उस सर्वे में कितने स्टूडेंट थे, 400 स्टूडेंट थे। तो ये 400 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केसेस में हमारा जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये ए यूनियन बी नहीं है, क्योंकि काफ़ी से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी अगर होता ही है तो हमारे इस क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ ना कुछ कहता है, जैसा कि हमारे लास्ट क्वेश्चन में भी हमें एक लाइन दी हुई थी जिसकी वजह से हमने पहचाना कि वो जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ था वो ए यूनियन बी था, ठीक है, मतलब यूनियन का केस था वो। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ये यूनियन का केस, मतलब सॉरी यूनियन है, ए यूनियन बी है ये, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है तो हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो अब हमें ए यूनियन बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। बेसिकली वो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 400 आ गया है। अब ए यूनियन बी को हम फाइंड करेंगे। बेसिकली हम इसी से कर सकते हैं। आपकी मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूले रखने पे बहुत टाइम लग जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा चलिए मैं एक बार आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। एन ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा, 250 हो जाएगा और माइनस इसको हम अगर 75 से कर देंगे तो हमारा आएगा 175, आई थिंक ना, 175 ना, यही आएगा ना, आई होप यही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 400 और हमारा ए यूनियन बी जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो है 175। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पाऊंगा 225 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने न ही एप्पल जूस लिया होगा और न ही ऑरेंज जूस लिया है, ठीक है।
तो ये एक ऐसे स्टूडेंट हो जाएंगे, ये इतने 225 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी जूस नहीं लिया है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी वो थी लास्ट वाली लाइन, जिन्होंने एप्पल जूस और न ही ऑरेंज जूस लिया है, और ये पहचाना कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये यूनियन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया। अगर यूनियन जब भी आपको क्वेश्चन में देगा तो उसके बारे में वो कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, बिना कहे वो कभी नहीं देगा, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे उससे, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कतें होती हैं यूनिवर्सल सेट पहचानने में और यूनियन को पहचानने में। तो आई होप जितने आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कहीं नहीं कहा गया है कि ये यूनियन है तो आप समझ जाइएगा वो एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 27 पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। बस इसकी लास्ट लाइन में जो ये पूछा था इस बार थोड़ा अलग करके उन्होंने पूछा हुआ है। ये एक प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है। लास्ट की जितने भी हमने प्रॉपर्टीज़ कराई हैं प्लीज़ आप उनको जाके देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ये ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। इसमें कहा हुआ है देयर आर 200 इंडिविजुअल विथ अ स्किन डिसऑर्डर। 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैव बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। 120 ऐसे हैं जिसको केमिकल एक्सपोज हुए हैं। 120 ऐसे हैं जो एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 के थ्रू। 50 टू केमिकल C2। 50 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि केमिकल C2 के थ्रू एक्सपोज हुए हैं। एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। और 30 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि केमिकल C1 एंड C2 दोनों के थ्रू एक्सपोज्ड हुए हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। फर्स्ट नंबर में कह रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हुए हैं बट केमिकल C2 से एक्सपोज्ड नहीं हुए हैं। सेकेंड नंबर पूछ रहा है केमिकल C2 से एक्सपोज्ड हुए हैं बट केमिकल C1 से एक्सपोज्ड नहीं हुए हैं। केमिकल C1 और C2 दोनों से एक्सपोज्ड, मतलब या तो केमिकल C1 से एक्सपोज्ड हुए हैं या तो केमिकल C2 से एक्सपोज्ड हुए हैं। ऐसे कितने होंगे? और के केसेस है तो मतलब C1 यूनियन C2 पूछ रहा है, आपको पता ही चल गया होगा। C1 बट नॉट C2 मतलब C1 माइनस C2 पूछ रहा है, आई होप आपको पता होगा। C2 बट नॉट C1 यानी C2 उसमें C1 नहीं होना चाहिए, आई होप आपको पता ही होगा। आपको मैंने ये चीज़ बताया हुआ है, थोड़ा सा एक ग्राफ समझ लीजिए। जब मैंने आपको दो सेट का इंटरसेक्शन बताया था तो जैसे ये है हमारा सेट A एंड दिस इज़ द सेट B, तो अगर मैंने आपको यहाँ पे जब बताया था कि ये वाला पार्ट हमारा क्या रहता है, ये पार्ट हमारा A माइनस B को डिफाइन कर रहा है। इस केसेस में A सेट के वो एलिमेंट जो केवल और केवल A सेट से ही बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट A माइनस B में रखे जाएंगे। इस केसेस में B माइनस A ये कहलाएगा, और इस केसेस में B सेट में जो एलिमेंट जो कि A सेट में नहीं होंगे वो केवल रखे जाएंगे। और अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहाँ से मैंने अभी आपको लास्ट में ही फॉर्मूला बताया कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट A सेट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस B। अगर हम A माइनस B में ये वाला जो पार्ट नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ये नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B दोनों को ऐड करने पे हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमें इसमें यूज़ होगा, ठीक है। सिमिलर इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1। तो हम लेट कर सकते हैं, लेट C1 रिप्रेजेंट द सेट हु आर एक्सपोज्ड, हु हैज बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल C1 एंड C2 इज द सेट हु रिप्रेजेंटेड द individuals who are exposed या who had been exposed to chemical C2, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे C1 के थ्रू जो टोटल नंबर ऑफ
इंडिविजुअल्स जो आए हैं जो कि एक्सपोज्ड हुए हैं C1 केमिकल के थ्रू वो हैं 120 और C2 केमिकल के थ्रू जो एक्सपोज्ड हुए हैं वो हैं आपके 50 लोग C2 के थ्रू एक्सपोज्ड हुए हैं, केमिकल C2 के थ्रू एक्सपोज्ड किए गए हैं, ठीक है। और 30 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कि C1 एंड C2 दोनों के थ्रू एक्सपोज्ड हुए हैं। तो ये बेसिकली C1 इंटरसेक्शन C2 के बारे में बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बोथ एंड लिखा हुआ है। एंड जब भी आएगा तो वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा होगा, तो ये एंड के केसेस में आया हुआ है, ठीक है। अब हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि केमिकल जो इसने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, केमिकल C1 के थ्रू एक्सपोज्ड हुए हैं बट केमिकल C2 के थ्रू नहीं हुए हैं। तो हमसे बेसिकली इसमें पूछना चाह रहा है कि C1 C2 यानी नंबर ऑफ C1 माइनस C2 को हमसे पूछना चाह रहा है। तो हम देख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं C1 माइनस C2, यानी हम इसको लिख सकते हैं अगर हम A माइनस B अगर हम निकाल रहे होते हैं तो NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। सिमिलरली हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन C1 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन C1 से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 के में जो भी इंडिविजुअल्स रहेंगे उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं C1 के अंदर 120 इंडिविजुअल्स थे एंड इंटरसेक्शन के अंदर 30 इंडिविजुअल्स हैं। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देयर आर 90 इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कि यहाँ पे C1 माइनस C2 के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, ऐसे ही आपको C2 माइनस C1 निकालना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर जो इसका क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी से रिलेट है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड कर रहे हैं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप चाहते हैं कि इसके मेरे सारे क्वेश्चंस लग जाएं, तो आप प्लीज़ मेरे सारे सेट के प्रीवियस क्वेश्चंस को, जो प्रीवियस मैंने इंट्रोडक्शन दिए हैं, जो एक्सरसाइजेस हम करके आए हैं अभी तक, वो सब के सब आप देख लीजिए। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये मैंने जब आपको डिफरेंस ऑफ टू साइड पढ़ाया था तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। कोई भी नई चीज़ इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट पे, केमिकल C2 बट नॉट C1। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमसे C2 माइनस C1 पूछना चाह रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं NC2 इस बार, क्योंकि C2 फर्स्ट है, जो यहाँ फर्स्ट रहेगा उससे, और बाकी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे C1 इंटरसेक्शन C2 के साथ। यहाँ पे जो C2 है वो है यहाँ पे 50 था, ठीक है। हाँ, C2 52 केमिकल C2 यानी यहाँ पे 50 है, और जो कॉमन पार्ट है वो 30 है, यानी यहाँ 20 ऐसे लोग हैं जो केवल केमिकल C2 के थ्रू एक्सपोज्ड हुए हैं। C1 उसमें नहीं था कोई भी रोल उसका, और दोनों C1 और C2 यानी यहाँ पे ये हमसे इस थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट में बेसिकली हमें यूनियन पूछ रहा है, C1 यूनियन C2, ठीक है, क्योंकि और दिया हुआ है, इस और पे पॉइंट कर लीजिए, और दिया हुआ है। तो ये भी बिल्कुल एकदम सिंपल है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। 120 प्लस 50 और माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 20 यानी 140 हमारा आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, 120 हमें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपको चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या कह रहा है, कैसे हमें करना है। फॉर्मूले तो बिल्कुल सेम टू सेम ही हैं, सारे जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ नया नहीं था इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसकी एक्सरसाइज हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे, कुछ उसमें क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग मिसलिनियस करेंगे और NCERT का जो हमारा सेट चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। देन हम लोग RD शर्मा करेंगे और उसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। RD शर्मा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि RD शर्मा के जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन बना लूँगा, उसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट पूरा मैं क्रिएट कर लूँगा। उसके बाद वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको एक या दो वीडियो में ख़त्म कर दूँगा, तो इस वजह से जल्दी थोड़ा हो जाएगा। और फिर हम चलेंगे एक बार इन सारी चीज़ों को IIT JEE मेंस के अकॉर्डिंग हम इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो हमने एक्सरसाइज में हर एक 6-7 एक्सरसाइज जो भी हमने अभी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो हमने अलग अलग सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसी में हम लोग थोड़े से उन सभी को कॉम्बिनेशन करेंगे, उन सारे फॉर्मूलेस को कॉम्बिनेशन करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ का कॉम्बिनेशन करेंगे, और कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो एडवांस चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे अभी NCERT के हिसाब से नहीं दिया हुआ था, उन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके
एक फाइनली हम इसको फिनिश के ओर पे ले जाएंगे और फिर हम IIT JEE मेंस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होंगे JEE मेंस में जो पूछे गए हैं लास्ट ईयर्स में। फिलहाल सेट का वेटेज मैं आपको बता देता हूँ, इतना तो नहीं है कि इसी से सारे आ जाते हैं, बट इसका यूजेस बहुत ज़्यादा है। इसको प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे ज़्यादा इसके यूजेस मिलेंगे। इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम भी लग गया मुझे कराने में, और अभी बहुत दिनों के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम कल ही अपलोड कर देंगे, आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगी। चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, सी यू।